उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ये कथन स्वामी विवेकानंद जी का है कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति बिल्कुल अडिग रहिए, ठीक है। आप लक्ष्य के प्रति बिल्कुल समर्पित हो जाइए जब तक कि आपको लक्ष्य प्राप्त ना हो जाता। आज 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज स्वामी विवेकानंद जी का जयंती है, विवेकानंद जयंती है, तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और अपने लक्ष्य के प्रति आप लगातार प्रतिबद्ध रहिए जब तक कि आपको लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। हार नहीं माननी है, पीछे नहीं हटना है, तब तक लगे रहना है जब तक पहुंच नहीं जाना है अपने मुकाम पर, अपने मंजिल पर। जैसे कि दशरथ मांझी का एक प्रसिद्ध कोटेशन है, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। तो आपको ये ध्यान में रख के चलना है, ठीक है। तो आज हमारा जो चर्चा का विषय है वो है मुद्रा बाजार, यानी कि मनी मार्केट। मनी मार्केट से क्वेश्चन काफ़ी हद तक पूछे जाने की संभावना बढ़ी है और पीछे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। और लगातार आयोग, विभिन्न प्रकार के आयोग जो क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन पुटअप करते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बढ़ने की संभावना बन जाती है। क्वेश्चन लगातार बनना स्वाभाविक है और एक सिलेबस का पार्ट भी होता है मुद्रा बाजार। लेकिन एक अभ्यर्थी को सामान्य रूप से किन बातों का पता होना चाहिए कि जब हम मुद्रा बाजार के बारे में बात कर रहे हैं तो सामान्य रूप से हम दैनिक जो हमारा जीवन है, दैनिक जीवन में हम मुद्रा का बहुत व्यापक रूप से उपयोग कर रहे होते हैं। यानी कि हम या तो कोई वस्तु खरीद रहे हैं या वस्तु दे रहे हैं या फिर कोई सेवा प्राप्त कर रहे हैं, तो हम सेवा दे रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, मुद्रा का आदान प्रदान कर रहे हैं, ठीक है। ये सब मुद्रा बाजार में शामिल होती हैं ये चीज़ें। तो सामान्य रूप से एक अभ्यर्थी को इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो आज हमारा जो चर्चा का विषय है वो मुद्रा बाजार ही है, ठीक है। मुद्रा बाजार में आज हम 5 टॉपिक कवर करने वाले हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। जब हम मुद्रा बाजार की बात करते हैं तो यहाँ से कई तरह की चीज़ें निकल कर सामने आती हैं। जैसे पहला आप देखेंगे कि मुद्रा बाजार, ठीक है। मुद्रा बाजार किसको कहा जाता है? मुद्रा बाजार कहे जाने का ये कारण है कि यहाँ पर सारे मनी, जितनी भी मनी सर्कुलेट हो रही है, यानी कि जितनी भी मुद्रा का आदान प्रदान हो रहा है, चाहे वो सिक्के से लेकर हो या फिर कोई नोट का निर्गमन हो रहा है या नोटों का आदान प्रदान हो रहा है या फिर किसी अन्य, जैसे कि चेक ड्राफ्ट होता है तो उसके वो भी एक मुद्रा का प्रकार है, तो उसमें भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर मेनली हम देखें तो मुद्रा बाजार क्या है। सबसे पहली बात है मुद्रा बाजार की डेफिनेशन क्या है। मुद्रा बाजार ऐसा बाजार जहां पर वित्तीय परिसंपत्तियों का 1 वर्ष की अवधि, यानी कि अल्पकाल के लिए कोई भी क्रय विक्रय परिसंपत्ति का होता है तो वो मुद्रा बाजार में शामिल होता है, ठीक है। ये तो हो गया मुद्रा बाजार, ठीक है। मुद्रा बाजार में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होंगी? जो क्रय विक्रय हो रहा है परिसंपत्ति का या वित्तीय संपत्ति है तो उसका क्रय विक्रय हो रहा है तो अल्पकाल के लिए हो रहा है, ठीक है, तो उसको मुद्रा बाजार में शामिल किया जाता है। ये एक इसकी डेफिनेशन होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मुद्रा बाजार के बाद हम देखें कि आरबीआई सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। मुद्रा बाजार का सबसे मुख्य कार्य जो करता है वो आरबीआई करता है। अर्थव्यवस्था का मापक कौन है? आरबीआई है, ठीक है। अर्थव्यवस्था का संतुलन बैठाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? आरबीआई के द्वारा किया जाता है। तो आरबीआई क्या है? आरबीआई ऐसा बैंक, यानी कि बैंकों का बैंक है और इसमें कई प्रकार की चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे अर्थव्यवस्था का संतुलन कैसे लाना है या फिर सरकार को ऋण के रूप में एक मध्यस्थता चाहिए, वो किसकी होती है? वो आरबीआई की होती है। यानी कि जब राज्य सरकार कोई ऋण लेती है या फिर केंद्र सरकार कोई ऋण लेती है तो किसका महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो वो होता है आरबीआई, ठीक है। आरबीआई क्या है? बैंकों का बैंक है, ठीक है। और मुद्रास्फीति क्वेश्चन कई बार आता है। हालांकि मुद्रास्फीति जो पार्ट है वो बैंकिंग प्रणाली का पार्ट है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो मुद्रास्फीति होती है या मुद्रा अपस्फीति होती है, दोनों की डेफिनेशन में अंतर है। मुद्रास्फीति और मुद्रा अपस्फीति, यानी कि मुद्रास्फीति हो रही है, यानी कि महंगाई बढ़ रही है, मनी सर्कुलेशन बढ़ रहा है, ठीक है। और मुद्रा अपस्फीति हो रही है, मनी सर्कुलेशन घट रहा है। यानी कि जब मुद्रास्फीति, मुद्रा का चलन बढ़ेगा या मुद्रा के मूल्य में बढ़ोतरी होगी तो मुद्रा को क्रय करने की शक्ति, जो क्षमता होती है वो घटेगी, ठीक है।
तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आरबीआई के बारे में। तो आरबीआई के बारे में लिख देता हूँ मैं। बैंकों का बैंक है ये, अर्थव्यवस्था का संतुलन भी इसके द्वारा होता है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो आता है वो मुद्रास्फीति हो गया, मुद्रास्फीति हो गया, अच्छा तीसरा जो आरबीआई का मुख्य कार्य है वो तीसरा क्या होगा? आरबीआई का मुख्य कार्य है बैंकिंग संरचना का निर्धारण करता है। ठीक है, बैंकिंग संरचना का निर्धारण करता है। ठीक है, और बैंकों का ऋणदाता है। अच्छा, मैंने इसमें लिखा है मुद्रास्फीति और मुद्रास्फीति, दो बातें इसमें शामिल हो रही हैं। मुद्रास्फीति किसको कहा जाता है? मुद्रास्फीति के बारे में हमने बात की है कि मुद्रास्फीति कब होगी, यानी कि जब मनी सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, यानी कि बाज़ार में नोटों का आवागमन ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि नोट ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या होगा? डिमांड बढ़ेगी, यानी कि लोगों के पास पैसा आ रहा है तो उनकी क्रय शक्ति क्षमता बढ़ रही है। ठीक है, पैसा आ रहा है तो वो ज़्यादा चीज़ खरीद पाएंगे, इसलिए क्या होगा? उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो मुद्रास्फीति होगी या नहीं होगी? जब किसी वस्तु को लेकर उस वस्तु की डिमांड ज़्यादा होगी तो उस वस्तु का रेट बढ़ना स्वाभाविक है। ठीक है, जब उस वस्तु का रेट बढ़ेगा तो ऐसे में क्या होगा? महंगाई बढ़ेगी, लोग परेशान होंगे, महंगाई बढ़ रही है और पैसे भी दे रहे हैं और महंगाई बढ़ रही है। तो इसमें ऐसी स्थिति में सरकार क्या करती है? ऐसी स्थिति में सरकार मौद्रिक नीति लाती है। ठीक है, मौद्रिक नीति का संचालन करती है। मौद्रिक नीति में क्या होता है? जब सरकार मौद्रिक नीति लाएगी तो उसमें जो बैंकों का ऋण है, ठीक है, बैंकों का ऋण है उनको महंगा कर दिया जाएगा और मुद्रा अपस्फीति की ओर आगे बढ़ा जाएगा, यानी कि मुद्रास्फीति को कम करने की दिशा में आगे बढ़ेगी सरकार। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? जब मुद्रास्फीति होगी तो क्या होगा? सबसे पहला कार्य ये है कि जो आरबीआई है, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक क्या करता है? जो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक होते हैं, जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक हैं या अन्य बैंक हैं, उनको क्या करता है? ठीक है, उनको ऋण देता है, उनको ऋण देगा और उनसे प्रतिभूति लेगा, यानी कि उनसे सिक्योरिटी ले रहा है और उनको पैसा दे रहा है। जैसे कि मैं अगर उदाहरण के तौर पर बात करूं, मैं आरबीआई हूं और आप हैं बैंक। ठीक है, आप बैंक हैं, मैं आरबीआई हूं। आपने मुझसे कहा कि मुझे ऋण दीजिए, मेरे पास बहुत सारे कस्टमर आ रहे हैं और मुझे लाभ भी कमाना है और मैं आपको ऋण देता हूं। ठीक है, तो मैंने आपको ऋण दिया, मैं कहूँगा आपसे कि मुझे कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए जिससे कि मैं आपको ऋण दे सकूँ और मेरे पास सिक्योरिटी के रूप में रखा हो कुछ। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आपके पास जो सरकारी प्रतिभूति है, जैसे गोल्ड है या फिर कोई वचन पत्र है जो सरकार द्वारा जो वो होता है, वचन पत्र होता है, या फिर सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, तो वो आप मुझे देंगे, मैं आपको ऋण दूंगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आपके पास पैसा आया, आपके पास कस्टमर है, हाँ भाई हमें लोन चाहिए, हमें ऋण चाहिए, तो आप क्या करोगे? पैसा बांटोगे। ठीक है, पैसा बांटोगे तो बैंक से पैसे लेने के बाद ऋण लेने वाला ऋण जो लेता है, ठीक है, वो क्या करेगा? अपने किसी रोजगार में लगाएगा या कहीं निवेश करेगा या कहीं मकान बनाएगा। उससे क्या होगा? लोगों को डिमांड बढ़ेगी, लोगों की कार्य क्षमता बढ़ेगी, लोग कार्य करेंगे और उनके पास पैसा आएगा, वो कार्य कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तरलता बढ़ रही है। ठीक है, तरलता बढ़ रही है, ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ऋण आ रहा है, ऋण पहुंच रहा है, लोगों में निवेश हो रहा है और ऐसी स्थिति में उनकी क्रय शक्ति क्षमता बढ़ रही है। तो यहाँ पर ऐसी चीज़ हम मुद्रा स्फीति के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो मुद्रा स्फीति में
ये सब चीज़ें शामिल होंगी। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम मुद्रा अपस्फीति की बात करें, ठीक है, आप बैंक हैं और मैं आरबीआई हूँ, आप क्या करेंगे, मेरे पास सरकार का निर्देश आया या मुझे मौद्रिक नीति के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि जो ब्याज की दर है, यानी कि बैंक से जो ऋण लिया जा रहा है उसकी ब्याज की दर को बढ़ाना है, ठीक है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की मौद्रिक नीति लाई जाती है। तो मौद्रिक नीति में बैठक में ये बात निकल कर आई कि उसको जो ऋण लिया जा रहा है उसकी ब्याज दर को बढ़ाना है, ठीक है। उसकी ब्याज दर बढ़ेगी तो ऐसे में क्या होगा, आरबीआई गाइडलाइन देगा और आरबीआई अपनी तरफ पैसा खींचेगा फिर, ठीक है। मैं क्या करूँगा, आपसे पैसा खींचूंगा और मैं आपको सिक्योरिटी दूंगा। जब मैं आपके पास पैसा आपसे पैसा लूँगा, मैं आरबीआई हूँ, आप बैंक हैं, आपसे पैसा ले रहा हूँ, तो आपके पास पैसा कम होगा, तो आपके पास पैसा कम होगा तो आप ब्याज की जो ब्याज है, ठीक है, ब्याज की दर है उसको आप बढ़ाएंगे। तो आप दर बढ़ाएंगे तो लोगों के पास पैसा कम आ गया, लोग ऋण लेना पसंद नहीं करेंगे। तो ऐसे में क्या होगा, अपस्फीति होगी, यानी कि मुद्रास्फीति का चलन कम हो रहा है। पैसा आरबीआई खींच रहा है तो समझ लीजिए अपस्फीति हो रही है, और पैसा जा रहा है तो समझ लीजिए मुद्रास्फीति हो रही है, ठीक है। तरलता बढ़ रही है, यानी कि तरलता बढ़ने का मतलब है निवेश बढ़ रहा है, लोगों के पास क्रय शक्ति क्षमता बढ़ रही है और अन्य डिमांड बढ़ रही है। तो उससे क्या होगा, मुद्रास्फीति और मुद्रा अपस्फीति दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मुद्रास्फीति और मुद्रा अपस्फीति के बारे में बात कर ली। तो अगला जो हमारा टॉपिक है मुद्रा। मुद्रा क्या है, मुद्रा वो है जो आप दिन भर आप जो भी प्रतिक्रिया करते हैं, सामान्य रूप से आप कोई वस्तु खरीदते हैं या फिर कोई आप सेवा की प्राप्ति कर रहे हैं, या मान लीजिए आप वस्तु बेच रहे हैं, तो यहाँ क्या हो रहा है, मुद्रा का आदान प्रदान हो रहा है, ठीक है। जब कोई आप नोट देते हैं या सिक्का देते हैं, किसी दुकानदार को देते हैं, या कोई आप सेवा की प्राप्ति कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपके पास मुद्रा का आदान प्रदान हो रहा है। तो ये विनिमय का माध्यम है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ विनिमय का माध्यम है। अगर मुद्रा के बारे में हम थोड़ा पीछे चले जाएं, ठीक है, तो पहले क्या होता था, वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलन में थी। जब वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलन में होगी तो ऐसी स्थिति में क्या था कि वस्तुओं को लेकर आदान प्रदान होता था। मुद्रा एक जो है माध्यम है, वो सुलभ मुद्रा हो सकती है, दुर्लभ हो सकती है। तो मुद्रा के अभी हम कार्य भी पढ़ेंगे और मुद्रा के प्रकार भी पढ़ेंगे, कितने प्रकार की होती है। तो मैं बात कर रहा हूँ वस्तु विनिमय प्रणाली की, ठीक है। प्रारंभिक समाज में, भारतीय समाज में जो प्रचलन में थी प्रणाली, वो वस्तु विनिमय प्रणाली थी, ठीक है। ऐसे में क्या होता था, मान लीजिए मेरे पास 10 किलो गेहूँ है, ठीक है, मेरे पास 10 किलो गेहूँ है, अनाज है, और मुझको 5 किलो चावल चाहिए या 15 किलो चावल चाहिए। तो मैं ऐसे में क्या करूँगा, ठीक है, मेरे नोटों का निर्गमन तो होता नहीं था, सिक्के नहीं थे चलन में। तो ऐसी स्थिति में क्या होता था, जो वस्तु विनिमय प्रणाली है, ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि मैं उस व्यक्ति को ढूंढूंगा, उस व्यक्ति की खोज करूंगा जिसको 10 किलो गेहूँ चाहिए होंगे, ठीक है, जिसको 10 किलो गेहूँ चाहिए और अनाज, मतलब 10 किलो अनाज चाहिए, उसको मैं ढूंढने की कोशिश करूंगा। उसको जब तक वो नहीं मिलेगा, मुझको 5 किलो चावल जो मुझे चाहिए वो नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में ये उसकी कुछ खामियां थी। तो ऐसी स्थिति में उसको धीरे धीरे जो समय परिवर्तन के आधार पर उसको दूर कर लिया गया और एक मुद्रा का चलन समाज में प्रचलित हुआ। जैसे कि सिक्के चलन में आए, सोने के सिक्के चलन में आए, ठीक है, चांदी के सिक्के चलन में आए, उसके बाद कागजी मुद्रा चलन में आई। वर्तमान में ऐसी स्थिति है कि कागजी मुद्रा और प्लास्टिक मुद्रा और ऐच्छिक मुद्रा और मूल्यमापन, ठीक है, इसके द्वारा मुद्रा का चलन प्रभाव में आया रहता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मुद्रा का किस प्रकार से परिवर्तन होता चला गया कि पहले वस्तु विनिमय प्रणाली आई, विभिन्न राजाओं के द्वारा जो सिक्के चलन में आए, उसके बाद आज़ादी का दौर रहा, उसके बाद मनी सर्कुलेशन प्रभाव में आया, चेक। आज का जो डेट में मुद्रा का चलन है, यानी कि सबसे बेहतर मुद्रा के रूप में माना जाता है, तो वो नोट हैं और सिक्के हैं, ठीक है। जब आप किसी दुकानदार को या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को जिससे आपने वस्तु प्राप्त की है या वस्तु खरीदी है या फिर कोई सेवा प्राप्त की है, तो आप उसको मान लीजिए 500 रुपये दे रहे हैं, ठीक है, आपको लगा कि 500 रुपया या 100 रुपये का नोट आपने दिया, तो वो लेने के लिए बाध्य है, ठीक है। अगर वो नोट नहीं लेगा, अगर वो पैसा नहीं लेता है, तो उसके ऊपर दंड आरोपित किया जा सकता है सरकार के द्वारा, ठीक है।
जब आप किसी को नोट देते हैं तो उस नोट पर साफ साफ लिखा होता है, मान लीजिए आपने 100 रुपये का नोट दिया, तो 100 रुपये के नोट पे क्या लिखा होता है, उस पर लिखा होता है मैं धारक को 100 रुपये मात्र अदा करने का वचन देता हूँ। वो क्या लिखा है, उसका मतलब है कि आपको पैसा दे दिया गया है, अब आप अगली तरफ जो भी आपकी वस्तु खरीदनी है या सेवा प्राप्त करनी है तो उसके लिए आप 100 रुपये देने के लिए बाध्य हैं। ठीक है, आप उसको 100 रुपये अदा करेंगे तब आपको सेवा देगा या वस्तु देगा। तो ये एक प्रचलन में हो गया है। इसके अलावा हमने मुद्रा के बारे में बात कर लिया। तो मुद्रा बेसिकली क्या है, मुद्रा वह माध्यम है, ठीक है, मुद्रा वह माध्यम है जो आपके लेन देन को सुलभ बनाती है और आपके दैनिक रूप से जितनी भी वस्तु खरीद प्रणाली होती है या फिर कोई आपने सेवा प्राप्त की है, सेवा ले रहे हैं आप, तो उसका मुद्रा का चलन उसमें बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये दैनिक रूप से जानना बहुत आवश्यक है। दैनिक रूप से आप इसका प्रयोग करते हैं, मुद्रा का लेन देन करते हैं, मुद्रा आपके सामने आती है जाती है, लेकिन कहीं कहीं आप उसको इग्नोर करते हैं, चीज़ों के बारे में पता नहीं होता। तो मुद्रा की छपाई कहाँ से हो रही है, मुद्रा की छपाई कर रहा है आरबीआई। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात निकल कर सामने आती है। वर्तमान में जो चलन में है वो है करेंसी यानी कि नोट और सिक्के, ये दोनों चीज़ें चलन में रहती हैं। अगर हम मुद्रा के कार्यों के बारे में बात करें तो मुद्रा के कार्य क्या हैं, मुद्रा के कार्य सबसे पहला है मूल्य का मापन। ठीक है, मूल्य का मापक है मुद्रा, मूल्य का मापक है मुद्रा जो है, मूल्य का मापक है और विनिमय का माध्यम है। ठीक है, विनिमय का माध्यम। मुद्रा क्या है, विनिमय का माध्यम है। विनिमय का माध्यम इस रूप में है कि आप कोई भी वस्तु खरीद लीजिए, कहीं से भी कुछ भी खरीद लीजिए, आपसे सबसे पहले डिमांड की जाएगी कि आप धन का लेन देन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आप उसको पैसा देंगे, वो आपको वस्तु देगा, या जो भी सेवा देनी है, जो भी सेवा लेनी है आपसे, ठीक है, तो वो विनिमय का माध्यम है। ठीक है, सबसे पहला कार्य विनिमय को सुलभ बनाता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी को कुछ भी चाहिए तो वो सबसे पहला आधार निकल कर आता है। विनिमय किस तरह से होगा, विनिमय होगा मुद्रा के द्वारा। ठीक है, मूल्य का मापन है। ठीक है, मूल्य का मापन है कोई भी आप वस्तु खरीद रहे हैं, एक प्रथा चलती है, एक समाज में मान्यता है, ठीक है, कि आपने कोई मान लीजिए 100 रुपये की वस्तु खरीदी है। ठीक है, 100 रुपये की वस्तु है और उसके द्वारा मिनिमम रेट प्राइस एमआरपी उस पर निर्धारित है, तो आप 100 रुपये ही देंगे। ठीक है, उससे अधिक नहीं दे सकते। ठीक है, उससे अधिक नहीं दे सकते। जब आपने कोई वस्तु खरीद ली है, उस पर एमआरपी लिखा है, यानी कि मिनिमम रेट प्राइस एमआरपी लिखा है, तो उस पर मूल्य का मापन किस तरह से हो रहा है। ठीक है, मूल्य का मापन किस तरह से हो रहा है, सरकार ने निर्धारण किया है कि इस वस्तु का रेट इतना होगा तो आपको उतने ही पैसे देने होंगे। ठीक है, ये मूल्य का मापन है। ठीक है, और साख का आधार है। ठीक है, साख का आधार है, यानी कि साख का आधार किस तरह से, आप कोई भी ऋण ले रहे हैं तो अगर आप सरकार से ले रहे हैं या सरकार मतलब सरकारी बैंक से ऋण ले रहे हैं, तो वो साख का आधार क्या होगा, मुद्रा होगी। ठीक है, और इसके अलावा दूसरा आधार क्या हो सकता है, आप साहूकार से ले रहे हैं, कोई व्यक्ति अगर साहूकार से ले रहा है तो उस पर निश्चित रूप से ब्याज दर ज़्यादा होगी। तो साहूकार में कौन कौन होगा, तो साहूकार में कौन कौन आएगा, साहूकार में वो सब चीज़ें शामिल होंगी। साहूकार में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होंगी। ठीक है, तो साहूकार में एक तो हो गया आपका, साहूकार में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, ये सब असंगठित रूप से होता है। ठीक है, साहूकार क्या होता है, कोई प्राइवेट व्यक्ति हो सकता है, साहूकार सेठ या चेट्टी के द्वारा आपको ऋण मिल रहा है तो उस पर निश्चित रूप से ब्याज दर अधिक होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देख लिया 3 प्रकार का है। और इसके अलावा मूल्य हस्तांतरण। ठीक है, मूल्य हस्तांतरण चौथा है, मूल्य हस्तांतरण।
मूल्य हस्तांतरण यानी कि आपने कोई संपत्ति खरीदी, मान लीजिए आपने कोई ज़मीन खरीदी है या मकान खरीदा है तो या बेचा है, तो उसका माध्यम क्या होगा? ठीक है, उसका माध्यम होगा कि आप मुद्रा माध्यम होगा। ठीक है, सबसे पहला कार्य जो है मुद्रा का निकल कर आएगा कि आप जो माध्यम होगा वो किस तरह से होगा। आप कोई भी लेन देन कर रहे हैं तो उसका आधार क्या होगा? मुद्रा होगा। ठीक है, तो यहाँ मूल्य का हस्तांतरण किस में होगा? संपत्ति का आदान प्रदान जो होगा, जो विनिमय होगा, या मूल्य का एक स्थान से दूसरे स्थान पर। ठीक है, जो पैसा है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा तो वो मुद्रा के कार्य के अंतर्गत आएगा। तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि मुद्रा के कार्य कितने होते हैं। ठीक है, मूल्य का मापन और विनिमय का माध्यम है, साख का आधार है, मूल्य हस्तांतरण है। ठीक है, तो इसके अलावा अगर हम अगला देखें तो मुद्रा के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, मुद्रा के प्रकार, क्वेश्चन आ जाता है कि मुद्रा के निम्न में से कितने प्रकार हैं, या फिर क्वेश्चन आ जाएगा कि निम्न में से मुद्रा के कितने प्रकार में आप पहचान सकते हैं। ठीक है, तो मुद्रा के प्रकार में आपको जानना जरूरी है, मुद्रा के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं। सामान्यतः हम दिन भर जितने भी लेन देन करते हैं, कोई वस्तु खरीद रहे हैं या कोई सेवा खरीद रहे हैं, तो उसका माध्यम क्या होता है? नोट देते हैं हम, या फिर सिक्के देते हैं, या जब हम किसी बैंक में जाते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि यार मुद्रा के तो अलग अलग प्रकार हैं। जैसे कि मान लीजिए बैंक से आप पैसा निकालने गए तो आप डायरेक्टली उनको नहीं बोल सकते। ठीक है, पैसा निकालने के लिए वो आपसे कहेंगे कि या तो आप चेक दीजिए या फिर कोई डीडी लेके आइए, तब आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ निकल कर आती है कि मुद्रा के कितने प्रकार होते हैं। तो मुद्रा के प्रकार के बारे में हम बात कर रहे हैं, मुद्रा के प्रकार कितने प्रकार के हो सकते हैं। अच्छा, लेन देन की कीमत को सुलभ बनाता है मुद्रा का प्रकार। ठीक है, या मान लीजिए आप किसी डेबिट कार्ड के द्वारा पैसा निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि मुद्रा के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ सबसे पहली निकल कर आती है बात वैधानिक मुद्रा। वैधानिक मुद्रा, वैधानिक मुद्रा। ठीक है, वैधानिक मुद्रा, ऐच्छिक मुद्रा, ऐच्छिक मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा। सांकेतिक मुद्रा, इसके अलावा सांकेतिक मुद्रा हो गया, ऐच्छिक मुद्रा हो गया, मानक मुद्रा, और इसके अलावा एक है मानक मुद्रा के अलावा प्लास्टिक मुद्रा। प्लास्टिक मुद्रा, ठीक है। प्लास्टिक मुद्रा, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वैधानिक मुद्रा है, एक ऐच्छिक मुद्रा है, सांकेतिक मुद्रा है, मानक मुद्रा है, प्लास्टिक मुद्रा है। तो इनमें क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं इन सब चीज़ों को। वैधानिक मुद्रा क्या है? यानी कि जो वैध है। वैधानिक मुद्रा वह है जो वैध है, यानी कि हमारे और आपके पास पैसा रखा है, यानी कि ये मान लीजिए 100 का नोट है, 200 का नोट है, तो हमारे पास क्या है? वैध मुद्रा है। ठीक है, अगर हम किसी को पैसा दे रहे हैं, कोई सेवा प्राप्त कर रहे हैं या वस्तु खरीद रहे हैं और वो पैसे लेने से इनकार कर दे, मान लीजिए हम कोई वस्तु 100 रुपये की खरीद रहे हैं, तो वो 100 रुपये का वस्तु हम खरीद रहे हैं और वो जो लेन करता है, जो पैसे लेगा हमसे, तो वो हमसे मना कर देता है कि मैं 100 रुपये नहीं ले रहा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में वो दंड का भागी होगा। ठीक है, सरकार द्वारा उस पर दंड आरोपित किया जा सकता है। ये भारतीय सिक्का अधिनियम 1911, भारतीय सिक्का अधिनियम 1911 में लिखा है कि मना नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ऐसी इसे क्या कहते हैं? वैधानिक मुद्रा, यानी कि जो वैध है, जो चलन में है। ठीक है, इसके अलावा ऐच्छिक मुद्रा। ऐच्छिक मुद्रा क्या है? ऐच्छिक मुद्रा किसको कहा जाता है? ऐच्छिक मुद्रा ऐसी मुद्रा जो इच्छा पर निर्भर करता है।
मान लीजिए मान लीजिए आपने कोई अपनी वस्तु बेची मुझे, और आप कह रहे हैं कि मुझे जो है मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं चेक के द्वारा आपको पैसा दूंगा। ठीक है, चेक के द्वारा आपको पैसा दूंगा। आपने नहीं कहा, आपने कहा कि मुझे चेक के द्वारा नहीं, मुझे कैश चाहिए पैसा। तो ऐसी स्थिति में आप इच्छा पर निर्भर करता है कि आप चेक के द्वारा लेना चाहते हैं या फिर डीडी के द्वारा, यानी कि कोई आप वस्तु खरीदते हैं डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा लेना चाहते हैं, या फिर आप कैश के द्वारा लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये बात स्पष्ट हो जाती है कि ये ऐच्छिक मुद्रा है। ठीक है, इच्छा पर निर्भर करता है, यानी कि चेक है, ड्राफ्ट है, या फिर आप कैश में भुगतान कर रहे हैं या लेन देन कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऐच्छिक मुद्रा। इसके अलावा है सांकेतिक मुद्रा। सांकेतिक मुद्रा में क्या आएगा, नोट और सिक्के आएंगे। ठीक है, जाहिर सी बात है कि संकेत क्या दे रहा है, संकेत यानी कि आप कोई चीज़ का पैसा आपके पास, किसी वस्तु को खरीदने के लिए पैसा आपके पास है, तो वो संकेत है एक, क्या आपके पास पैसा है, आप खरीद सकते हैं। ये क्या है, सांकेतिक मुद्रा। इसमें सिक्के आते हैं। ठीक है, सिक्के आते हैं। इसके अलावा जो मानक मुद्रा है, स्टैंडर्ड मनी, मानक मुद्रा। ठीक है, सिक्के का वास्तविक मूल्य उसके बराबर हो तो इसको कहा जाता है मानक मुद्रा। ठीक है, स्टैंडर्ड मनी, उसके मूल्य के बराबर सिक्के का मूल्य हो, वस्तु के मूल्य के बराबर सिक्के का जो मूल्य है वो बराबर हो, तो उसको कहा जाएगा मानक मुद्रा। इसके अलावा प्लास्टिक मुद्रा। प्लास्टिक मुद्रा क्या है, प्लास्टिक मुद्रा ऐसी मुद्रा जो मतलब आप कभी भी उससे लेन देन कर सकते हैं, जैसे कि डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, आप कहीं जा रहे हैं, आपके पास डेबिट क्रेडिट कार्ड रखा है, तो ऐसी स्थिति में आप उसको प्लास्टिक मुद्रा बोला जाता है। ठीक है, कहीं भी आप लेन देन कर सकते हैं या पैसा निकाल सकते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, प्लास्टिक मुद्रा। तो यहाँ पर हमने 5 टॉपिक कवर कर लिए हैं। मुद्रा बाजार क्या है, आरबीआई किस तरह से कार्य करता है, आरबीआई का क्या कार्य है, और आरबीआई किसे कहते हैं। ठीक है, मुद्रा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य, मुद्रा क्या है, मुद्रा को हम किस प्रकार जान सकते हैं, मुद्रा के कार्य क्या हैं, यह हमने देखा कि मुद्रा किस तरह से कार्य करती है। इसके अलावा मुद्रा के प्रकार, ठीक है, मुद्रा के प्रकार ये हमने देख लिया है कि मुद्रा के प्रकार 5 प्रकार हैं। ठीक है, मुद्रा के। तो ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।